नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन आज हमारे मेहमान हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, बड़ा नाम है डॉक्टर बाबर अवान साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर, साबिक वफाकी वज़ीर कानून रहे हैं और बहुत सी अहम पोस्टों पर भी रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया सर। जी सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, नाइस टू सी यू। थैंक यू सर। मैं ज़रा कुछ करंट इश्यूज़ है उस पर थोड़ा कमेंट्स आपका लेते हुए फिर आगे चलता हूँ और मेन इश्यूज़ पे बात करते हैं सर। मैं आता हूँ ये जो लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मोटरवे पे खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई है सर। अच्छा सर, मेरा ये इस पे जो स्टेटमेंट आया उससे पहले मैं इस पाकिस्तान में मासूम बच्चियों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती देखने को मिलती है। छोटे छोटे बच्चों को इज्तिमाई ज़्यादती करके उन्हें कत्ल भी कर दिया जाता है। आप कानूनदान भी हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सर, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आइन का आर्टिकल 2A भी है और 227 भी है, और मैं एज ए स्टूडेंट ये समझता हूँ कि कोई भी कानून कुरान और सुन्नह के बगैर पाकिस्तान का कानून बन नहीं सकता सर, जितना मैं समझता हूँ। और इस किस्म के जुर्म में शरीयत का कानून सामने है सर कि जी संसार कर दो, सरेआम करो और मार दो उसको। हम सऊदी अरब में देखते हैं, हम यमन में देखते हैं, हम ईरान में देखते हैं, इवन बांग्लादेश में अभी हालिया 24 अक्टूबर 2019 को 16 लोगों को सेंटेंस दिया गया जो उन्होंने ये जुर्म किया गया था। तो सर मेरा अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों को इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में आइन का आर्टिकल 2A और 227 है, क्यों नहीं इन लोगों को सरेआम फांसी दी जाती है? क्यों नहीं सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दानिश साहब आपसे इत्तफाक करता हूँ कि जो आपने शरई सज़ाएँ बताई हैं वो उसी तरह से हैं, और उसके अलावा मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 अलग-अलग राइट्स हैं जिनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। एक आर्टिकल 9 के अंदर आता है और दूसरा है जो इज़्ज़त व आबरू फैमिली की है, उसमें ये जो जिनके ज़्यादती हुई है और बड़ा वहशियाना सलूक हुआ है वो माँ हैं। इसलिए माँ बच्चे की जो हिफाजत है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इट्स अ फंडामेंटल राइट। सो इसको इन्फोर्स करना हम सब की जिम्मेदारी है। जो आपने दूसरा पोर्शन कहा कि ये पब्लिक हैंगिंग्स क्यों नहीं होती, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और हाई कोर्ट की भी मुझे याद पड़ रहा है कि जजमेंट्स हैं, और वो मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर दी गई जिनमें इस चीज़ को एक तरह से एड्रेस किया गया। लेकिन अगर जराइम पे काबू ना पाया जा सके जिस तरह से अब हो रहा है, तो 2 इक़दामात की तरफ हमें जाना पड़ेगा। मैं एक प्रपोज़ल भी अभी आपके इस शो के ज़रिए से मैं आपसे बयान करना चाहूँगा। पहला ये है कि अगर किसी पॉपुलेशन के सेक्शन के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और फियर स्ट्राइक करता है किसी क्राइम से, तो वो क्राइम लाजमन दहशत गर्दी में भी आता है। दहशत गर्दी में अलहदा से सज़ा मौजूद है। दहशत गर्दी में 7 दिन के अंदर अंदर फैसला करना जो अदालत है वो पाबंद है। तो इसके लिए जो जुडिशल पॉलिसी है उसके अंदर अगर एक दफ़ा ये कह दिया जाए कि 7 दिन के अंदर लाजमन अगर इस तरह का कोई स्ट्राइकिंग केस आए तो उसको फैसला करके मुलज़िम को सज़ा दी जाए, तो मैं समझता हूँ महीनों के अंदर इंसाफ हो सकता है, बल्कि हफ्तों के अंदर से भी इंसाफ हो सकता है। इस पे काम की ज़रूरत है। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि अगर इस तरह के हालात हैं कि जराइम लोग डटर नहीं हो रहे, खौफज़दा नहीं हो रहे उससे, और डटरेंस कानून की जो है वो अपना काम सही तरह से दिखा नहीं रही, जो आपने वाक़यात बताया। अब कराची में हुआ, बहुत छोटी सी मासूम कली, वो भी मसल दी गई अनफॉर्चुनेटली एंड शी लॉस्ट हर लाइफ एज वेल। तो फिर हमें इसके ऊपर कानून साजी करनी चाहिए। ये मैं अब से कोई 3 दिन बाद जब मंगल के दिन काबीना होगी, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा सीरियस इस बात को लिया, और बहुत ज़ाहिर है सारे वालिदैन हैं, मैं आप तो सारे दुखी हैं, हम माओ बहनों बेटियों वाले हैं, सारे दुखी हैं इस बात पे भी, और ये जिम्मेदारी हमें इज्तिमाई तौर पे पूरी करनी होगी। इसको मैं कैबिनेट में भी उठाऊंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं सर आता हूँ एक बहुत अहम बात अभी
सीसीपीओ लगे हैं उमर शेख साहब, उनके स्टेटमेंट पे ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा आप मुख्तलिफ उज़रा ने भी इस पे बात की है, मैं चाहता हूँ आपका भी पॉइंट आए। सर ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है या इस बयान के ऊपर इनकी सरजनिश होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने उन खातून जो जिनके साथ इतनी इज्तमाही ज़्यादती हुई बच्चों के सामने, वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये 12 बजे रात को इस मोटरवे में क्या कर रही थी, मसलन सारी जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी। इस किस्म के बयान के बाद आप क्या समझते हैं सर, ये सीसीपीओ का ये बयान जायज़ है, मुनासिब है, या ये बहुत गलत और गैर जिम्मेदारान बयान है और इस पोस्ट के आम आदमी के को ये बयान नहीं देना चाहिए था? इसके 2-3 हिस्से हैं छोटे छोटे, ज़रा पर्सपेक्टिव में देखेंगे। आप इलेक्शन भी लड़े हुए हैं, स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, इसलिए आप जानते हैं कि एक सियासी जज साहब के आने के बाद वो नाम तो आगे बोर्ड लगा हुआ था ट्रक के ऊपर, अदलिया की आज़ादी, फिर क्या क्या हुआ सब ने देखा। उस दौरान जो तकरीरें करना शुरू कर दी पुलिस वालों ने, जल्द से कोई खिताब कर रहा है, कोई किसी जगह ट्रक के आगे नाच के खिताब कर रहा है, कोई किसी जगह और उसने बार एसोसिएशन से खिताब करना शुरू कर दिया। तो ये वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ कि पुलिस ने बोलना शुरू किया। पुलिस के पास एक स्पोक्स पर्सन का ओहदा है बाकायदा, हर जगह पुलिस के पास स्पोक्स पर्सन का ओहदा है, और उनको किसी भी इशू के ऊपर वे करके पॉलिसी स्टेटमेंट से आगे या कोई वाकयाती ऐसी स्टेटमेंट है जिससे लोगों को इत्मीनान दिलाना हो, कोई क्राइम हो गया, कोई वाकया हो गया, कोई सानिया हो गया, तो उसमें से भी नीड टू नो की बुनियाद के ऊपर पुलिस को बोलना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल भी नहीं इत्तेफाक करता कि पुलिस वाले और बाकी जो सरकारी मुलाजिम बैठे होते हैं और भी सरकारी मुलाजिम, ये बड़ा गलत है। मैंने बल्कि ये बात उठाई भी है गवर्नमेंट के सर्कल्स में, 2 दफ़ा मैं उठा चुका हूँ इस बात को कि उनको ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो टॉक शोज़ में बैठ के हीरो बने। उनका काम इस तरह का सेंसिटिव है कि वो जाएं वहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है। जो ही हो तो पुलिस को सीन ऑफ क्राइम पे पहुँचना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठी करनी चाहिए, हाईएस्ट स्पेशलाइज्ड टीम उसको मोबिलाइज करना चाहिए, जो अक्सर मुकदमात में हो जाता है। लेकिन बयान की तो कोई तुक नहीं है, ये साहब हों या कोई और साहब हों कि वो बयान देते फिरें कि जी हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। तो फिर दूसरा ये है, इसका तीसरा पहलू ये है डॉक्टर साहब, कि जिसको हीरो बनने का स्क्रीनों पे शौक़ हो और वो आए, उसके पास टाइम कितना बचेगा कि वो सीरियस काम करेगा। मैं भी आपके इल्म में है कि मैं बहुत ही कम काम जिसने करना है, जो भी काम करता है ज़िंदगी में, तो उसको अपना एक कहते हैं टनल विजन स्ट्रैटेजी बना के, टनल विजन फोकस के साथ काम करना चाहिए। सो सच स्टेटमेंट्स आर फॉर मी नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन हमें इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि पूरा फोकस गवर्नमेंट की सारी एजेंसीज़ को, मीडिया को, मुझे, आपको, सबको इस बात पे करना चाहिए कि हर हाल में मुल्ज़िमान पकड़े जाएं, और इब्तिदा में जो आपने बात कही, इसको मिसाली सज़ा दी जाए। उसके लिए लेजिस्लेशन करनी पड़े अगर खुलेआम सज़ा देने के लिए, तो मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया है कि जब ऐसा कोई लेजिस्लेशन जरूर होनी चाहिए। बहुत सही सर। सर मैं यहाँ पे एक और बात भी रखूँगा, वो ये रखूँगा कि अभी हालिया आईजीज़ 5 आईजीज़ पंजाब से 2 साल के अंदर जो है वो हटा दिए गए और चीफ सेक्रेटरी भी हटाए हैं। अच्छा सर, वैसे 2002 का जो रूल्स है, पुलिस रूल, सर मुझसे ज़्यादा आप बहुत जानते हैं, उसमें तैनाती 3 साल के लिए होती है। अच्छा, वज़ीर आज़म ने जब मौजूदा आईजीज़ को अपॉइंट किया तो उनकी काबिलियत, उनकी अहलियत और उनकी कारकर्दगी की मिसाल दी उन्होंने सर, और उसके बाद उनको अपॉइंट किया और उसके बाद चंद दिनों बाद उनको हटा दिया गया और फिर वजह नहीं बताई गई कि क्यों हटाया गया, लेकिन अपॉइंट करते हुए बताया गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं सर, उमर शेख साहब जो सीसीपीओ लाहौर हैं, हम देख रहे हैं कि उनकी बारे में आईबी ने रिपोर्ट, बड़ी एडवर्स रिपोर्ट दी है सर। अच्छा, इसके अलावा सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी ने उनको जो उनके बारे में लिखा है वो आपको भी पता है सर कि बहुत ही नेगेटिव लिखा है सर। इस बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर ने उनको रिग्रेट किया उनकी प्रमोशन को, फिर किसी वजह के उनको सीसीपीओ लाहौर लगा दिया जाता है सर। तो ये 2 केस आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सर मैं चाहता हूँ इस पर भी कमेंट्स आ जाए। श्योर, मैं करूँगा। सबसे पहले पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स, आपको याद है कि जनरल जिया साहब के आने के बाद जो लोग इक़्तिदार की नर्सरियों में बाकायदा गमले के अंदर उगा के जिनको लीडर बनाया गया, उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उन्होंने अपने
और पंजाब में तो ख़ास तौर पे डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स भी भर्ती किए गए थे। फिर जो ASI था उसको शोल्डर प्रमोशन दे के SP तक भी लगाया गया, और इस तरह का माहौल बना कि जो पब्लिक सर्वेंट्स थे उनको पर्सनल सर्वेंट्स बनाया गया। इसकी मैं मिसाल आपके सामने रखता हूँ, ताज़ा तरीन मैं मिसाल रखता हूँ, डॉक्यूमेंटेड मिसाल है, कोई ऐसी चलती फिरती हवाई फायरिंग वाली बात नहीं है इसमें। वो मिसाल ये है कि आपने देखा कि नैब ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें पता लगा कि एक चीफ मिनिस्टर साहब ऐसे थे जिनकी बाकायदा चीफ मिनिस्टर हाउस में से जो किक बैक और कमीशन के पैसे थे वो इकट्ठे होते थे, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे इकट्ठे होते थे, और कैश बॉयज़, कैश कैरी बॉयज़ उनको कहा जा सकता है, नैब ने उनको कैश बॉयज़ कहा है, वो वहाँ से निकलते थे और वो उनके साथ पुलिस के गार्ड्स होते थे। और इस वजह से मैं आपको दूसरे पे चला जाता हूँ, मैं टाइम ज़्यादा आपका नहीं ज़ाया करना चाहता किसी एक बात के ऊपर। दूसरा ऐसा भी हुआ कि एक आदमी को पहले IG लगाया गया, फिर उस IG को भेजा गया टास्क दे के सिंध में जाके एक साबिक सदर की उसने ज़ुबान काटी, जब वो वापस आया उसको फिर IG लगाया गया, फिर जब वो रिटायर हो गया तो उसको सुपर IG पंजाब में लगाया गया। इसलिए जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग है उसके दो पैमाने हैं। एक तो अगर कोई किसी का ज़ाती मुलाजिम बन जाए उसको आप लटकाए रखें। दूसरा ये है कि अगर कोई डिलीवर नहीं करता तो डेफिनेटली उसको वहाँ से हटाया जाता है। एक दूसरा ये कि जिस तरह के काम पहले लिए गए, सानिया मॉडल टाउन आप भी बड़े चीखे, हम भी बड़े चीखे, लेकिन कुछ नहीं हो सका। पहला सानिया मॉडल टाउन, दूसरा सानिया मॉडल टाउन, एक साल में 260 पुलिस मुकाबलों में मारे गए लोग। तो इस तरह के लोगों को बिठा के रखना कि अगर किसी के पास कैपेसिटी डिलीवरेंस की नहीं रही या किसी ने किसी जगह कोई अना का मसला बनाया है, और क्योंकि जो आपने लॉ का हवाला दिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि एक एस्ट्रा कोड है, उसके मुताबिक हर आदमी को जज किया जाएगा जो पब्लिक सर्वेंट है, यानी पब्लिक का जो नौकर है, वो किसी ओहदे पे बैठा हो, बड़े से बड़े ओहदे पे हो, तो उसको जज किया जाएगा पहले उसका परफॉर्मेंस और उसके बाद उसकी डिसिप्लिन के ऊपर उसको। तो इसलिए ये जो तब्दीली है ये तो अच्छी बात है कि किसी और को भी मौका दिया जाए। अगर कोई साहब अटक जाते हैं किसी बात के ऊपर और वो कहते हैं कि मैं इदारे से बड़ा हूँ, नहीं 5 IG चेंज हो गए सर। और दूसरी बात आपने खुद ही एक जुमला कहा है कि डिलीवर अगर ना करे, सर क्या मतलब है सर? 3 साल के लिए पोस्टिंग है, आपने खुद रूल्स बनाया है। अब प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर कोई कहे कि 2 साल में चले जाओ तो हम कहते हैं जनाब अभी 5 साल के लिए इनको इलेक्ट किया गया है, 5 साल दिया जाए, उसके बाद आप फैसला करें कि आइदर इन्होंने डिलीवर किया है नहीं। एक IGs को चंद दिनों में आप कैसे ये फैसला करते हैं? हालांकि उसको पोस्ट आप कर रहे हैं तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, 1 महीने की बड़ा फर्क है। जी सर हल्का सा सर, बड़ा फर्क ही है। जी सर मैं आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, लेकिन फर्क मैं बता देता हूं, अगर ब्रेक पे जाना है तो सुन लीजिए। जी बताएं सर, बताएं। फर्क ये है कि जो जिस ओहदे की आप चीफ एग्जीक्यूटिव बात करें वो इलेक्टेड है, उसका टेन्योर है, और टेन्योर के बाद वो घर चला जाता है, इनको पेंशनें मिलती हैं, इनको मराहत मिलती हैं, जाते हुए साथ गाड़ियाँ मिलती हैं, इनको साथ नौकर मिलते हैं, सारी ज़िंदगी का इनका एक सिलसिला चलता है। इसलिए दो को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ऑरेंजेस कैन नॉट बी ऑफ कोर्स कंपेयर। ठीक है सर मैं अब आता हूँ। जी मैं आता हूँ, एक बहुत ही अहम केस है सर, और हुकूमत उस केस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही है। और डेफिनेटली आप तो पार्लिमानी इस वक्त आप अमूर के आप मुशीर भी हैं वज़ीर आज़म के। ये FATF का केस है सर। अब FATF के केस में अपोजिशन जो है जिस तरीके से हुआ है सर, सेनेट में उसको रिग्रेट कर दिया गया। हुकूमत ये कहती है कि अपोजिशन जो है वो ये FATF बिल पास नहीं करके मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश कर रही है, इस किस्म की स्टेटमेंट भी आ रही है। और दूसरा ये है कि वो ये कहते हैं कि ये अपोजिशन का बहुत गलत फेल है, जबकि अपोजिशन जो है वो ये कहती है कि ये जो बिल है इसमें जो अमेंडमेंट है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 इसमें और दूसरा जो है वो है आपके एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, इसमें हुकूमत जो चाह रही है वो वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हकूक़ की वायलेशन है। उसके हवाले से उनका कहना है कि एक नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस को ये कॉन्जेबल बनाना चाहते हैं। इसके अलावा FIA के पास ये केस है, अब नैब को देना चाहते हैं। दूसरा ये है कि ये
14 दिन का रिमांड मौजूद है, 60 दिन का देना चाहते हैं और चाहते हैं कि जी जिस तरह चाहे पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करे और 60 दिन मज़ीद एक्सटेंडेबल हो जाए। इसके अलावा वारंट के बगैर पुलिस गिरफ्तार करे, जो चाहे इनके साथ सलूक करे। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? थोड़ा सा मैं तफसील से कहूँगा जिस तरह आपने सवाल किया। पहली बात यह है कि FATF कोई इमरान खान के लिए कानून नहीं बन रहा, PTI के लिए, गवर्नमेंट की कोई प्रेस्टीज का सवाल नहीं है। ये पाकिस्तान इससे पहले FATF में 2 दफ़ा एग्जामिन हुआ था पिछली गवर्नमेंट से पहले, और उस वक्त किसी लिस्ट में नहीं गया था। इनकी मेहरबानी की वजह से इनके दौर में अपने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। ग्रे लिस्ट का मतलब यह है कि आप ब्रिंक पे चले गए, आप चले गए बिल्कुल दीवार के ऊपर खड़े हो गए जहाँ से नीचे 10-12 स्टोरियाँ नीचे गिरने का चांस है। उसकी मैं हल्की सी आपके सामने तस्वीर रखता हूँ। पहला ये है कि अगर हम ग्रे लिस्ट से ना निकल सकें या हम चले जाएं किसी तरीके से, अल्लाह ना करे कभी नहीं जाएगा, जो कहते हैं उनके मुंह में खाक, हम ब्लैक लिस्ट में, तो फिर फौरी तौर पे पहले तो लगती हैं ग्लोबल सैंक्शंस। पाकिस्तान की नहीं, सारी दुनिया की इकोनॉमीज़ के साथ क्या हो रहा है आपको मालूम है। हम थोड़ा सा, हमारी इकोनॉमी बेटर टर्न ले रही है। आपका स्टॉक एक्सचेंज कराची का, आपके यहाँ सीमेंट की फ़रोख्त, आपके यहाँ गाड़ियों की फ़रोख्त, मोटर बाइक्स, दूसरे ये इंडिकेटर्स बता रहे हैं जो मुआशियातदान हैं। अब एक नतीजा ये हो गया। दूसरा ये है कि क्या हम पहले दिन लेके आए और हमने कहा जी हम अपनी मर्जी का कोई कानून बनाना चाहते हैं? बिल्कुल झूठ है, ये तो खिलाफ वाक़या बात है। 2 दर्जन से ज़्यादा मीटिंग्स हुई, पार्ट ऑफ एवरी मीटिंग ऑलमोस्ट व्हेन आई एम फ्री, और उसमें एक ही मुतालबा किया गया। वो मुतालबा वो था जो NRO तहरीर शुदा आपके पास मौजूद है, उसमें उन्होंने अपनी पार्टियों के नाम लिखे। उन्होंने, मैं नहीं बताता किस किस को व्हाट्सएप पे भेजे और किसने भेजे, वो प्राइवेट कम्युनिकेशन था, मैं नहीं नाम बता रहा किसी का। और फिर मीटिंग जब हुई तो अपोजिशन के एक बड़े लीडर साहब ने वो निकाल के सबको मेरे समेत कहा और कहा कि जी ये पढ़ लीजिए। हमने कहा ये आपके मुतालबात हैं इसलिए आप पढ़ लीजिए। उस मीटिंग में गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ मैं नहीं था, उसमें शाह महमूद साहब भी थे, उसमें शहजाद अकबर साहब भी थे। और हमने जब उसको देखा, एक पहलू इसका ये हो गया। दूसरा पहलू ये है कि जो FATF है उसके लिए पूरे पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं 3 सतह के ऊपर। एक तो यह कि हमारे ग्लोबल, हमने रियासत पाकिस्तान ने वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें वकील भी शामिल हैं, वो हमने हायर किए, कंसल्टेंट्स उनको आप कह लीजिए, ग्लोबल कंसल्टेंट्स हैं हमारे। वो बताते हैं कि FATF के जो हम आपके साथ मीटिंग हुई है, ज़ुबानी हुई या उन्होंने जो तहरीरी तौर पे हमें पॉइंट्स हैं वो दिए हुए हैं, उनके ऊपर इस कानून साजी की ज़रूरत है और ये सारे दूसरे ममालिक में। बड़े मज़े की बात, आपने ठीक सवाल किया, वो ये है कि हमसे अपोजिशन ने ये मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आप बताइए हमें कि FATF ने कहाँ कहा है कि इस तरह के कवानीन बनाए जाएं। FATF के 2 रुकनी टीम को मैंने बुलाया कराची से, DG FATF आए, उनके साथ एक जो दूसरा एक शोबा है मिलता हुआ, उस पर एक खातून थी। रात को ही हमारी गुफ्तगू होती है और हम उनको सुबह बुला लेते हैं और सुबह उनको हम ब्रीफिंग के लिए वहाँ पे लेके जाते हैं। जब ब्रीफिंग शुरू कराने के लिए मैंने कहा जी कि ये आ गए, ये बैठे हुए हैं, ये ब्रीफिंग शुरू करते हैं, तो एक साहब उनमें से, जो अब नून लीग के अंदर भी 3 ग्रुप्स हैं, एक बड़े भाई साहब का ग्रुप है, एक छोटे भाई साहब का ग्रुप है और एक साहबजादी का ग्रुप है। तो जो ऊपर और नीचे वाले जो 2 ग्रुप्स हैं उनका एक नुमाइंदा अंदर आता है, बड़ा मोतबर लीडर, और वो कहता है ना मैं आपको मानता हूँ, ना मैं इन मुतालबात को मानता हूँ, ना मैं इस ब्रीफिंग को मानता हूँ, और आप लोग पहले उन्होंने स्पीकर साहब को कहा, फिर मुझे कहा आप इस कुर्सी पे क्यों बैठे हो, आपको उधर बैठना चाहिए। वो लड़ना शुरू हो गए और उन्होंने, अगर FATF के बारे में वो जानना चाहते तो हम डॉक्यूमेंट्स भी लेके, कल अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, उनको बुला लीजिए आप मेरे दफ्तर, आप भी आप आ जाइए। लेकिन उनका मकसद सिर्फ FATF के साथ, वो कह रहे थे, मुतालबा क्या था, मैं साफ बात करता हूँ, मुतालबा ये था कि FATF के साथ जोड़ा जाए उन 34 सेक्शंस की नैब ऑर्डिनेंस में से निकालने की लेजिस्लेशन को। इस पे हमने नहीं किसी कीमत के ऊपर, नाम तैयार थे और नाम तैयार हो सकते हैं कि हमें कोई ब्लैकमेल करे और ये कहे कि रियासत के लिए काम तब होगा जब मेरे अब्बू या मेरे भाईजान के फायदे के लिए या मेरी पार्टी के लिए या किसी लीडर के लिए कोई काम किया जाएगा। ये हो नहीं सकता, होना चाहिए भी नहीं। रियासत को हम किस तरह बंदीवान बना दें, रियासत को किस तरह से यरगमाली बना दें। ठीक है सर, मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाता हूं बाबर साहब, फिर एक छोटे से ब्रेक, नाज़रीन वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं ये नवाज शरीफ साहब के इलाज की तरफ आपकी तरफ आना चाहता हूँ। इस पे छोटे छोटे कई सवालात हैं, तो तेज़ी से जवाबात अगर आ जाए तो आसानी होगी। सर, नवाज शरीफ के इलाज पर हुकूमत का जो मौजूदा तर्ज अमल है, उससे लगता है कि हुकूमत उनके इलाज पे सियासत कर रही है। एक तो ये पॉइंट है मेरा। उसके साथ साथ ये है कि आप तो कानूनदान हैं सर, किसी मुजरिम का फैसला, किसी मुजरिम का कि ये मुजरिम है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जज कर सकता है, या उससे बड़ा जज या उससे बड़ा जो है जजों का ग्रुप कर सकता है। तो इसी तरह बीमारी या इलाज का फैसला डॉक्टर कर सकता है या उसका मेडिकल बोर्ड कर सकता है। तो ये क्या हो रहा है सर? एक तरफ मेडिकल बोर्ड की बुनियाद पर अदालत उन्हें इजाज़त भी देती है, हुकूमत उन्हें इजाज़त भी देती है, और दूसरी तरफ अब हुकूमत भी उनके इलाज के ऊपर सवाल उठा रही है, अदालत भी सवाल उठा रही है। हालांकि उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया है कि उनके जो वहाँ मुआलिज हैं उन्होंने मना कर दिया है कि आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि ट्रैवल कर सकें। क्या कहेंगे सर? सर, आपके तीनों सवालों को मैं एड्रेस करता हूं। पहला सवाल ये है कि हुकूमत उस पर सियासत कर रही है। जब उनके जाने की बात हो रही थी तो उनकी पार्टी के बड़े जो मोतबर और उनके बड़े कॉन्फिडेंट लीडर्स हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कहा, कस्में खा खा के कहा कि नवाज शरीफ साहब को जाने दें। हम आपको कहते हैं, उनके 83 मेंबर आपको यकीन दहानी कराते हैं पूरी कौम को कि जी वो वापस आ जाएंगे। एक पहलू ये हो गया। जाने का ऑर्डर था जो, उस पर आपको याद है उस वक्त भी आप के साथ एक शो में मैंने ये बात कही थी कि मैंने उस पर एडवाइस किया प्राइम मिनिस्टर साहब को उस वक्त एज इज पर्सनल अटर्नी। मैंने कहा उनको कि हमें, और मीटिंग थी एक, उसके अंदर ये बात हुई, मैंने उनको कहा कि जो अमाउंट जिसके लिए वो कन्विक्ट हुए हैं उस कदर हमें ज़रूर उनसे बेल बॉन्ड मांगना चाहिए। वो 50 रुपये अदालत ने ऑर्डर कर दिया। एक एफिडेविट, अब मैं ये भी बताता हूँ, गालिबन ये पहली दफ़ा बात कोई करे कि एक एफिडेविट है शहबाज शरीफ साहब का जो अंडरटेकिंग की सूरत में, एफिडेविट जो देते हैं वो अंडरटेकिंग, वो डबल चीज़ें हो जाती हैं। एक तो जो आप नॉन जुडिशल पेपर के ऊपर जब देते हैं तो वो बयान हल्फी है, यानी ओथ वाला है। दूसरा अंडरटेकिंग देखते हैं तो वो जामन वाला है। दूसरा एक एफिडेविट साथ नवाज शरीफ साहब किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊँगा। एक पहलू इसका ये हो गया, इसलिए गवर्नमेंट कोई पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं कर रही। गवर्नमेंट ने बड़े हौसले और सब्र के साथ जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे उनको आगे बढ़ाया और वो चले गए मुल्क से बाहर। अब दूसरी बात है इलाज। आप नवंबर में गए थे, वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप प्रोफेशनल MBBS डॉक्टर भी हैं। आप मुझे ये बताइए कि जहाँ जो उनकी गिनती थी, उन्होंने 2 टेस्ट वहाँ कराए थे, उनकी रिपोर्ट्स क्यों छुपा रखी हैं? आप किसी से पूछ लीजिएगा, उनको कहें वो रिपोर्ट्स सिर्फ बता दें जो वो हॉस्पिटल लंदन का हार्ले स्ट्रीट वाला जिसके अंदर उनके टेस्ट हुए थे, वो 2 रिपोर्ट्स आपको दिखा दें। यार मुझे आप पे एतबार है। आप कहेंगे मैं मान गया हूँ। वो यहाँ जब थे तो 2-2 लाख उनके कम हो रहे थे, वो प्लेटलेट्स जिनको शेख रशीद साहब कुछ और कहते हैं। जब वो पहुँचे तो फ़ौरन अगले 2 टेस्ट जो थे उनमें हमारी इतला ये है कि वो नॉर्मल हो गए। फिर नवंबर से लेके आज तक उन्होंने कौन सा इलाज करवाया है जिसकी वजह से उनको ये कहा जा सके कि वो इलाज करवा रहे हैं? अच्छा, अब तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है। मतलब गवर्नमेंट क्या ज्यादती कर रही है? जिस गवर्नमेंट को कहा था कोर्ट ने कि आप 8 हफ्ते तक इनको बेल देंगे, 8 हफ्ते तक हमने उनको कुछ नहीं कहा। 8 हफ्ते के बाद अब 10वां महीना आ गया, नवंबर दिसंबर से गिन के अभी तक सितंबर है, आप लगा लीजिए। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये कानून का एक्शन है, ये अदालत का मंशा है, ये जो जजमेंट उनके खिलाफ कन्विक्शन की आई हुई है उसका मंशा है। और फिर ये है कि आपने दुरुस्त कहा कि मुजरिम अदालत कहती है, उनको मुजरिम करार दिया गया, कहा नहीं गया कि किसी ने ज़ुबानी ऑर्बिटर डिक्टा पास कर दिया हो और कोई ऑब्जर्वेशन किसी कोर्ट में से आ गया हो, ऐसा नहीं हुआ। अब दूसरा इसका पहलू ये है कि उनको एक फेयर ट्रायल का मकसद 10A आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके नीचे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है फादिल, उन्होंने कहा कि आप तशरीफ़ ले आएँ और आप आके पेश हो जाएं। अब उसकी तावीलें दी जा रही हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो मेडिकल रिपोर्ट मसलन क्या है? एक ये है कि उनको घबराहट होती है, वापस आने से घबराहट तो होती है। दूसरा ये है कि वो फ़्लाइट में उनको ख़तरा है। हर आदमी जो फ़्लाइट पे, मुझे किसी ने कहा जी फ़्लाइट पे देखें बैठ के डर नहीं लगता। मैंने कहा डर तो गाड़ी में भी लगना चाहिए, घर भी गिर जाते हैं लोगों के ऊपर, हर जगह
मौत से तो किसी को कोई मुफर है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, तीसरा उनको जो रिपोर्ट का पहलू है वो बड़ा ख़ास है डॉक्टर साहब, वो देखने वाला है। आप दोनों, मैं नहीं कहना चाहता, मैं नहीं बताना चाहता, आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर की काम भी सारा करवा लेते हैं, आपकी टीम, डॉक्टर रफ़ीक, दूसरे लोग मैं जानता हूँ अरसे से। आप मुझे ये बताइए कि उन दोनों की नेशनलिटी क्या है, जिन यानी पाकिस्तानी डॉक्टर किसी का कम है, किसी से कम है, आप डॉक्टर हैं, आपके साथ के अमेरिका में बैठे हुए हैं, आपके साथ के इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, सारी दुनिया में जो टॉप डॉक्टर्स आते हैं मुख्तलिफ प्रोफेशंस के अंदर वो पाकिस्तानी भी हैं। तो वो एक लोगों के कहने के मुताबिक एक हमारे 7 समंदर पार के गोरे हैं, एक ये हमारे जैसे ही हैं, कलर्ड हैं, और लेकिन वाघा पार के हैं। तो वो जो रिपोर्ट्स हैं वो आप खुद निकाल के देख लीजिए। अदालत ने आज जो सवालात उठाए हैं वो बड़े पर्टिनेंट हैं। 3 सवाल हैं बुनियादी। पहला सवाल ये है कि अगर किसी एक अदालत में से कोई शख्स मफरूर करार दे तो क्या दूसरी कोर्ट ये कह सकती है, वो उन्होंने इसलिए कहा कि दूसरी कोर्ट क्या ये कह सकती है कि वो मफरूर नहीं है, कि वो फ्लाउट हो जाएगा ऑर्डर बगैर रिवीजन के, बगैर अपील के, जो कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ने पास किया हुआ है। और कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इस वक्त सामने नहीं खड़ी, या उसका कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है जिसको वो सुन रहे हों, वो तो अपील सुन रही है फाजिल अदालत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फाजिल बेंच है, 2 रुकनी डिवीजन बेंच। अच्छा, एक पहलू और मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो ये है कि जो उनकी बीमारी है उसके उन्होंने 2 इलाज अभी तक कौम ने देखे। एक उनका इलाज ये है कि वो अच्छे कॉफ़ी शॉप्स के ऊपर ज़रूर जाएं जी, उनके पास पैसे हैं मुफ्त के, इसलिए दिले बेरहम होना चाहिए। और दूसरा ये है कि वो जो जहाँ 4 बड़े बादशाह जो इंग्लैंड के थे ना, वो फ़ौजों की सलामी लेते थे, तो उनके नक्शे कदम पे उनको मटर गश्त करते हुए लोग कौम ने देखा। तीसरा कौन सा इलाज है जो किसी के? अरे सर, मैं यहाँ एक सवाल करूंगा सर, मुझे इजाज़त दीजिए सर, मैं सवाल करता हूँ सर। वैसे तो सर उनकी जो रिपोर्ट आई है उसमें सर डॉक्टर आर लॉरेंस जो हैं, जो सर ये हार्ट के एक बड़े नाम है सर डॉक्टर का, उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया है। इसके साथ साथ यूएसए में डॉक्टर फैयाज शैल हैं, वो भी एक बड़ा प्रोफेसर नाम है सर, उन्होंने दिया है। लेकिन सर एक और बात बता दूं, पाकिस्तान में जो मेडिकल बोर्ड बना है, जो आप ही लोगों ने बनाया था, उसमें उनकी जो कंडीशन थी सर, वो 90% कैरोटिड जो थी उनकी ब्लॉक थी। और दूसरा ये है कि सर 2 स्कार्स थे बाईपास के। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था, छोड़े उसको प्लेटिलेट्स को, वो इम्पोर्टेंट मसला नहीं था। ये बात सर मैं ओपन कह रहा हूँ कि पंजाब के किसी हार्ट स्पेशलिस्ट ने, हार्ट सर्जन ने उनका केस लेने से इनकार कर दिया। अगर मैं ये बात गलत कर रहा हूं तो मैं उसके सबूत देने को तैयार हूं, गवाह देने को तैयार हूं। तो सर रीजन जो है वो रीजन ये है कि कोविड की वजह से इलाज बैरून मुल्क नहीं हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि कोर्ट कौन होती है, या आप कौन होते हैं, या मैं कौन होता हूं, या वजीर आजम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि ये मरीज इस काबिल है कि ट्रैवल करे या नहीं करे। जब उनका वहां का डॉक्टर ये कह रहा है कि ये ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और उसकी वजह भी बयान कर रहा है, तो उसको चैलेंज तो कोई मेडिकल बोर्ड ही कर सकता है। मुख्तसर सा जवाब चाहिए सर इस पे। नहीं, मुख्तसर नहीं, इतना तफसीली सवाल आपने कर दिया। पहला सवाल जो है उसका जवाब एक सवाल की सूरत में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप खुद डॉक्टर हैं, आपको पता ही है कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट अगर बन जाए, या किसी की ऑटोप्सी रिपोर्ट अगर बन जाए, या जो ग्रेव एग्जीबिशन की रिपोर्ट बन जाए, तो अदालत फिर कौन होती है सवाल करने वाली? सारे सवाल अदालत उठा सकती है। दूसरा ये कि अदालत ने ही पंजाब गवर्नमेंट को ये इख्तियार दिया था कि आप 8 हफ्ते की बेल के बाद इसको एक्सटेंड करना चाहें, करें या ना करें, ये आप इख्तियार इस्तेमाल करें। दिस वाज एक्सटेंशन ऑफ द ऑर्डर विच वाज पास्ड जुडिशली। सो इसलिए हुकूमत को इस बात से मुतल्लिका कहा जा सकता है, गैर मुतल्लिका नहीं कहा जा सकता। अब ये है कि वो बीमार हैं और 10 महीने पहले उनके घर वालों ने भी और सब लोगों ने कहा बीमारी अभी दरियाफ्त नहीं हो सकी। कोई इन्वेस्टिगेशन इस दौरान जो उन्होंने किया ना, प्रिस्क्रिप्शन, ये तो आपको जिनको कोई एयर ट्रैवलिंग का फोबिया होता है उनको भी लिख के ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जिन्होंने छुट्टी करनी होती है उनको भी कहते हैं जी बेड रेस्ट करें, आपकी बैक पेन है। और बैक पेन पे 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को इतने बड़े बड़े रिलीफ मिले, और जो ही वो इक़्तिदार थोड़ा सा नज़र आए तो वो चलते कूदते लंदन जैसी सड़कों पे गलत जगह से क्रॉस करके टैक्सियों और कारों के दरमियान से दौड़ के गुजर जाते हैं, हवा के झोंके की तरह से। उसको भी पतली गली समझते हैं मुल्क से भागने वाली। जो असल इशू है वो ये है कि उन्होंने किस इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद के ऊपर, किस
इंसाइसिव उनका जो प्रोसीजर था उसकी बुनियाद के ऊपर कहा है कि उनको बड़ा खतरा है। ये तो पुराने ज़माने के हकीम होते थे, वो देख के कहते थे कि बच्चे को यरकान हो गया है। इस तरह की रिपोर्ट्स क्या कहा जाए। जी सर, मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करते हैं आगे बाबर अवान साहब से। वेलकम बैक बाबर साहब। मैं एक छोटे छोटे सा क्वेश्चन है, छोटा छोटा सा जवाब है, मैं चाहूँगा आप जरा दे दें सर, ताकि आगे थोड़ा सा टाइम रह गया मेरे पास। सर, सदारती निज़ाम की बड़ी बाज़गश चल रही है, तो क्या सदारती निज़ाम के लिए कोई कानून साजी होने जा रही है सर? ये जो सदारती निज़ाम की बहस है, ये टोटली आईनी बहस है, इसलिए कि अगर कोई नेशनल इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन हो तो प्राइम मिनिस्टर जजमेंट कॉल दे सकते हैं और वो रेफरेंडम के लिए जा सकता है। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट के टेबल के ऊपर किसी जगह पे कोई ऐसा लेजिस्लेशन का ना कोई इंस्ट्रूमेंट है और ना ही कोई प्रपोजल। ठीक है सर, ये तो बड़ा अच्छा, आपने बिल्कुल बहुत बड़ा बयान दे दिया सर। दूसरा सर, एक और बहुत अहम इसी तरह कि सूद और रिबा आइन का आर्टिकल 2A और 227 की मौजूदगी में ये हो रहा है। अब तो सर मदीने की रियासत है और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का असल तशख्खुस बहाल किया जा रहा है बकौल इमरान खान के। तो सर, ये छोटा सा जवाब कि सूद और रिबा का कानून भी ख़त्म किया जा रहा है सर। जो रिबा के बारे में है उसके ख़ात्मे का फ़ैसला आया था और वो अपील में गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और अपील नवाज़ शरीफ साहब के दौर में फ़ाइल की गई थी। वहाँ से उसको फिर रिवर्स करके जजमेंट को दोबारा देखने के लिए भेजा गया फेडरल शरीयत कोर्ट में। फेडरल शरीयत कोर्ट ने तकरीबन 3 साल पहले मुझे भी उसमें अमाइकस मुकर्रर किया था, अदालती मुआवन मुकर्रर किया था। तो आप भी अगर वो केस लगाएं और मुझे सुनना चाहें, मैं जाके उनकी खिदमत में। नहीं तो सर, हुकूमत इसमें इंटरेस्टेड है, इसको खत्म करने में पेश कर दूंगा। हुकूमत इंटरेस्टेड है सर इसको खत्म करने में? नहीं, पहले तो जजमेंट आएगी ना। जिस तरह आपको याद है कि कजलबाश केस में जो तो पार्टी भी तो हुकूमत है ना सर, पार्टी भी तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स आई थी ना, उनके रास्ते में भी कजलबाश केस आ गया था, वो भी शरीयत कोर्ट से निकला था। अब शरीयत कोर्ट आईनी अदालत है, उसने पहले फैसला करना है, फिर बात आगे बढ़ सकती है। मैं सर एक बात ये कह सकता हूँ, तजवीज़ दे सकता हूँ कि इसको जल्दी लगाया जाए। जल्दी लगाया जाए, ठीक है सर, हुकूमत इस सिलसिले में जल्दी लगाने की कोशिश करेगी। चलें सर, ये बताइए 2 साल हो गया है, एक केस भी प्रूव नहीं हो सका, एक मुजरिम को भी नहीं पकड़ा गया है मौजूदा हुकूमत ने, और ये तासुर आ रहा है कि ये एहतसाब नहीं है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और अपने मतलब के हुकूमत काम करने के लिए इन सियासी जमातों को जो है वो उन पे सियासी इंतकाम किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर इस पे? कोई सियासी इंतकाम नहीं है। 99% केसेस तो वो हैं जो नवाज़ शरीफ साहब ने बनाए हुए हैं दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़, और दूसरी पार्टी वालों ने बनाए हुए हैं नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़। ये सारा एहतसाब वही है जो इन्होंने अपने एक सेनेटर के नीचे कायम किया था, और वो आगे चलता हुआ फिर जनरल मुशर्रफ साहब ने उसको, इन्होंने ख़ुद एक्ट बनाया, उसको वो इम्प्रूव किया था। एहतसाब के इदारे के सारे अहदेदार इनके लगे हुए हैं, चेयरमैन साहब समेत, और उसमें मशवरा जो शामिल था वो खुर्शीद शाह और नवाज़ शरीफ साहब के शामिल था, इमरान खान साहब का या इस पार्टी का जो गवर्नमेंट में है उस वक्त शामिल नहीं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसलिए ये कहना कि कोई सियासत हो रही है, हाँ, दूसरी बात से मैं एग्री करता हूँ, वजूहात जो मर्जी हों, जो फैसले हैं उनमें डिले हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, उस पर तैयारी हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी आगे पहुँच गई है तैयारी। जो ऑर्डर पास किया था जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस ऑर्डर की कंप्लाइंस के लिए कि मुल्क में एहतसाब की अदालतों की तादाद 120 के करीब कर दी जाए, उस पर काम हो रहा है, और वो आगे के मराहिल में वो काम पहुंच गया, फिर जल्दी फैसले हो सकेंगे। लेकिन ये कहना कि अगर केस लंबा हो जाए तो फिर ये तो, इसका जवाब तो फिर वो शहबाज शरीफ साहब जो कराची गए थे, वो रस्सा लेके और एक खंबा लेके और पेट काटने वाला चाकू लेके गए थे, उन्होंने भी 11 साल लोगों को बंद रखा और फैसले नहीं हो सके। लेकिन सर बेल, ये अदालत बेल दे रही है, नाकामी हो सकती है उसकी जो प्रोसिक्यूट करता है। अच्छा सर, अदालत बेल दे देती है तो लोग ये एहसास, लोगों को ये महसूस होता है कि ये गलत
केसेस बनाए गए हैं या हुकूमत इनके साथ सियासी इंतकाम कर रही है? सर एक सवाल और है जो मैं चाहता हूं इसका भी जवाब दें मुख्तसर साहब। बेल देखिए, बेल में केस का फैसला नहीं होता, वो अदालत का कमजोर तो होता है ना सर, केस कमजोर होता है तभी तो बेल देती है ना सर अदालत। अच्छा सर मैं एक बहुत ही अहम केस पे आता हूँ, वो ये है सर कि हुकूमत के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, चाहे चीनी स्कैंडल हो, आटा स्कैंडल हो या IPPs का हो, कि पब्लिक ही नहीं करते हैं, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जो है BRT है, अच्छा सर मालम जब्बा है, और फॉरेन फंडिंग का केस है जो मुतवातिर तवील हो रहा है, उसको डिले किया जा रहा है। तो ये तासुर आ रहा है कि हुकूमत अपने खिलाफ केसेस को प्रोलॉन्ग करती है, बचना चाहती है, और वो इदारे इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे? फॉरेन फंडिंग से पहले शुरू कर लेते हैं। कोई केस फॉरेन फंडिंग का नहीं है। फॉरेन फंडिंग के बारे में जो प्रोविजन है लॉ में, रेलेवेंट प्रोविजन, रेलेवेंट वक्त की, वो ये है कि अगर कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग लेगी किसी जगह से कोई पार्टी, तो फंडिंग उस हद तक जब्त करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है। बाकी ना उसमें किसी को हथकड़ी मारी जा सकती है, ना किसी को फांसी दी जा सकती है। इसलिए ये तासुरी बुनियादी तौर पे गलत है, जिसकी मैं तरदीद करके आज ये बात वाजे कर रहा हूँ। उसके बाद आप आ जाइए, जिन आपने केसेस के नाम लिए वो सब पे किसी जगह कोई मैटर अदालत में है और किसी जगह कोई अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा, फिर जो तीसरी बात है ये कि हुकूमत को कोई नहीं पूछा, हर आदमी को पूछा जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब गए, मैं उनके वकील की हैसियत से उनके साथ गया, पेशावर में जाके हम पेश हुए। और आपको याद नहीं है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर की पूरी फैमिली इस्तेमाल करती थी, बेटा ऊपर हेलीकॉप्टर पे उड़ के जा रहा होता था मार्केट कमेटी के इजलास के लिए, नीचे 150 गाड़ी दौड़ रही होती थी। इसके बावजूद उन्होंने जो सवाल पूछे, अभी हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने भी सवालों के जवाब दिए हैं। और इसके साथ अगर आप ये पूछेंगे तो आपको पता ही है ना कि ये जो एक रेफरेंस है उसमें 2 बाप बेटा हैं, अब्बा को बुला लिया गया है लेकिन अभी तक बेटे को नहीं तलब किया गया। रेफरेंस मुझे किसी ने बताया कि वो फाइल हो गया है और रेफरेंस न्यूयॉर्क के मुतालिका है। इसलिए ये अदालत की भी स्वाबदीद है कि वो किस तरह से किसी की तलबी करती है। और वो 91 रेड विद 204 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अदालत को कोई तरीका भी इख्तियार करने का टू सिक्योर द अटेंडेंस, वो इख्तियार अदालत के ही पास है। अरे सर एक सवाल, लाइन सिंगल लाइन और फिर एक और सवाल है, 2 सवाल, 3 मिनट रह गए मेरे पास। क्या सर आप चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने जा रहे हैं कोई ऑर्डिनेंस के जरिए? सर बिल्कुल छोटा सा जवाब। नहीं, कोई ऐसा कोई ऑर्डिनेंस ना ज़ेरे गौर है। अगर हो तो मुझे पता हो, लेजिस्लेशन मेरे हाथ से गुजरती है। ठीक है सर। अच्छा सर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आता हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि सर 2 साल पहले वादा किया गया था, अवाम के मसाइल तो कानून साजी तो होती नहीं, आजकल तो ऑर्डिनेंस से चल रहा है, पता नहीं 38 है 39 है कितने ऑर्डिनेंस है, हुकूमत कानून साजी तो हो रही नहीं। और जो कानून साजी करना चाहते हैं, जो मजबूत कानून साजी, इंपॉर्टेंट कानून साजी, वो होती नहीं है अवाम के मसाइल पर। हाँ चंद लोगों की कानून साजी हो जाती है, मैं उस पर नहीं जाता। सर ये क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है 1898, उसके बाद सिविल प्रोसीजर एक्ट है 1908, पुलिस रूल्स है 1934 होके 2002 पे आ गया, कानून शहादत 1925 से 1984 हो गया। इसके ऊपर हमने शुरू में सुना था कि ये हुकूमत कानून साजी करने जा रही है। 2 साल हो गया है सर, ये आपके वजारत कानून क्या कर रही है सर? मुख्तसर 2 मिनट है सर मेरे पास। वजारत कानून आपकी भी है, कराची के हैं, इस तरह तो ना करें हमारे साथ। तो उनसे पूछ लीजिएगा कि वो कहाँ पहुँची लेजिस्लेशन। लेकिन कोई मीटिंग काबीना की ऐसी नहीं होती जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो हमारे लॉ रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में हिदायत ना दें, जल्दी करने का ना कहें। अब मुझे शामिल किया गया है CCLC में, जो कैबिनेट कमेटी फॉर द डिसीजन ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस। तो इंशाल्लाह अगर कुछ पेंडिंग है तो मैं भी अपना रोल अदा करूंगा। बाकी मैं बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमारे सवालात के जवाब दिए। किसी स्टेज तफसील से और चीज़ों को हम आपके सामने लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम, कीमती वक्त निकाला। वक्त खत्म हुआ चाहता है, डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।